हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वेंचर नेटवर्क द नवनीत झंवर टॉक शो में। पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, इस बार हमारे पास एक गेस्ट आए हैं जो ज्वेलर्स, डायमंड और जेम्स में डील करते हैं। तो आज हमारे पास गेस्ट के रूप में पधारे हैं दीपक जी अग्रवाल। दीपक जी अग्रवाल, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि आपके टॉक शो में मुझे स्थान दिया, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज आपके माध्यम से अपने बारे में कुछ हमारी खूबसूरत जनता को बता सकूं। जी 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 जी। आपके बिजनेस की हिस्ट्री का क्या है और कब स्टार्ट किया? क्या ये आपका फैमिली बिजनेस है और इसमें आपने कब से ज्वाइन किया? जैसे आपने कहा कि अभी कब से चालू किया, तो ये मेरा फादर बिजनेस है, पिताजी के टाइम से। अच्छा। पिताजी 1946-45 में हरियाणा राजस्थान से हैदराबाद आ गए थे। अच्छा। और मैं उनके बारे में अगर बताऊं तो पहला उन्होंने 6 पैसे से 6 NP से अपनी बिजनेस स्टार्ट की थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, 3 पैसे का भोजन खरीदते थे बाजार से, जो चने के रूप में होता था। अच्छा। चने के रूप में। जी जी जी। और 3 पैसे की एक नोस्पिन खरीदते थे बाजार से। अच्छा। और वो बाजार में लाके 6 पैसे 10 पैसे में बेच देते थे। अच्छा। शाम तक 3 पैसे ले जाके जिसे नोस्पिन खरीदी उसको देते थे, बाकी के फिर वापिस से 5 पैसे के चने खरीदना और चने रात में डिनर में खा लेना। तो ये मेरे पिताजी का स्ट्रगल रहा है 1945 से। और पहला एस्टेब्लिशमेंट हमारा हैदराबाद में चार मीनार के पास जो ज्वेलरी मार्केट है, 1953 में हमारा ऑफिशियल शोरूम आया है। दैट इज नेम ऑफ पिताजी के बड़े भाई, दो बेटे, विजय कुमार, शंकरलाल और मैं दीपक अग्रवाल। 3 है हम लोग। तो विजय भाई और शंकर भाई के नाम पे विजय कुमार शंकरलाल ज्वेलर्स उन्होंने चालू किया। ओके ओके। 1953 में। उसके बाद से जो टूरिस्ट आता था हैदराबाद में चार मीनार देखने करने के लिए, फिर हम लोगों ने डायमंड वहाँ पे ज्वेलरी चालू करी, काफी ज्वेलरी का काम किया। हम 2 रुपए में बिछन बेचते थे, पैर की पायल और बिछन 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए ऐसा बेचा करते थे। ऐसे करते करते फिर विजय भाई का हमारा सबसे बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने पर्स का काम चालू किया, जो हैदराबादी पर्स के नाम से फेमस, मोती फेमस भी है हैदराबाद। जी हाँ जी। तो टूरिस्ट बहुत आता था चार मीनार के पास। तो इसके लिए हमने पर्स का प्रोसेस चालू किया। और 85 में हम लोगों ने शोरूम को एक्सपेंड किया, बड़ा लंबा, और अंदर का सेक्शन पूरा पर्स का बनाया और प्रोसेस घर में ही एक स्टूडियो बना के पूरा प्रोसेस किया उसका। उसके बाद भगवान की दया हो गई कि हम लोगों ने बहुत आगे तक काम किया है। आज उन्हीं की देन है कि जो हम लोग आज सिटी में आपके आशीर्वाद से 4-5 शोरूम है हमारे। जी जी। तो बड़े लोगों के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से, फिर हम लोगों ने 4 कंपनी में विजय कुमार शंकरलाल ज्वेलर्स चालू करी। 1990 में फिर पिताजी ने बशीर गन फाउंड्री पे मयूरशाल कॉम्प्लेक्स में दीपक ज्वेलर्स के नाम से लगा के मुझे भी दी। अच्छा अच्छा। हम लोगों ने एक्सपेंड किया वहाँ पे जाके। ओके ओके। वहाँ पर हम लोगों ने काम चालू किया और लगभग 15 साल तक हम लोगों ने वहाँ काम किया। ओके। सन 2000 में हिमायत नगर लिबर्टी के पास तीसरा हमारा शोरूम चालू हुआ, गहना द गोल्ड शॉप। ओके, गहना द गोल्ड शॉप। गहना द गोल्ड शॉप आज भी है भगवान की दया से। जी जी। और वहाँ पर मेरे भाई साहब शंकर भाई बैठते हैं। जी जी। वो पूरा देखते हैं काम। ओके। ऐसा काम हुआ। फिर उसके लगभग 2 साल बाद और एक विजय कुमार शंकरलाल ज्वेलर्स बशीरबाग पे आ गई है। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से बड़े लोगों के आशीर्वाद से और अपने भाइयों के एक्सपीरियंस से हम लोगों ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। बराबर। तो अभी आप जो बनवारी लाल जेम्स एंड ज्वेल्स के नाम से अभी और एक बशीरबाग में। बशीरबाग। जी जी। ये मेरा उसके बाद और एक क्या हुआ काम कि जो मयूरशाल में मेरे दीपक ज्वेलर्स के नाम पे थी, वो जरा मार्केट में अंदर होने की वजह से कस्टमर का फुट फॉलोइंग कम था। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको भी मेन रोड पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। जी जी। तो लकीली जैसा गहना ज्वेलर्स स्टार्ट हुई, उसके 1 ही महीने बाद में हमको बशीरबाग ओरिस होटल के पास में एक स्पॉट मिल गया हमारा। जी जी जी। तो वहाँ पर जब मैंने देखा कि यहाँ पर भी हम कर सकते हैं काम, तो हम लोगों ने वहाँ काम चालू किया। और वहाँ पर जैसा पिताजी ने मेरे नाम से खोला था दीपक ज्वेलर्स, तो मेरे को एक डेडिकेट था कि पिताजी का नाम कहीं नहीं है। जी जी। तो मैंने मेरा नाम हटा के बनवारी लाल जेम्स एंड ज्वेल्स के नाम से सन 2004 में मैंने बशीरबाग पे डायमंड का शोरूम चालू किया। क्या ब्यूटीफुल जी सर चालू किया। दोस्तों, जेम्स गोल्ड डायमंड
मतलब 1953 और 23 बोलते 7 डिकेड से आप इस बिजनेस में हैं। आशीर्वाद है। चलो, बहुत अच्छी बात है। ज्वेलरी और डायमंड से रिलेटेड आपका कोई फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करिए, जो मतलब आपको मतलब याद है कि ऐसा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वो एक शेयर करिए अगर आपको कोई याद है तो। नहीं, अच्छी तरह याद है मुझे, क्योंकि मैं फाउंडेशन को नहीं भूलता। जी। जैसे पिताजी जैसे मैं बताया कि आपको 6 पैसे से लाइफ चालू की है, जी जी, तो मैंने भी 5,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए से डायमंड की लाइफ शुरू की है। 5,000 जस्ट 5,000 रुपीज से ओके, हाँ। मैंने डायमंड की लाइफ शुरू की है। जब मैं दीपक ज्वेलर्स पे था मेरे ख्याल में, तो एक गिरवी घाटे वाला बंदा आया मेरे पास कि सर एक डायमंड बेचने का, हमको पता चला कि आप डायमंड में काम कर रहे हो। ओके। तो मैंने बोला ठीक है आप बताइए। तो जब मैं लाया और मैंने पिताजी का वो आई ग्लास खोला, ग्लास मारा, उसकी प्योरिटी चेक करी, सब करी, तो उसने मुझको जैसे 6,000 7,000 का कुछ ऑफर दिया था। तो बोला नहीं सर, इसके 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं आ सकते। अच्छा। तो बोला ठीक है मैं एग्री हूँ, मुझे तो क्या ब्याज के साथ लेना था, तो मुझे नहीं लेना, आप 5,000 रुपए दे दीजिए। तो मैंने वो 5,000 रुपए का डायमंड ले लिया भाई साहब। और लकीली क्या हुआ, उसके बाद एक कोई बंदा सामने की शोरूम वाला देख रहा था मेरे को कि ये क्या कर रहा है। अच्छा। उसने मेरे को बोला कि ये क्या किया तूने। मतलब ये डायमंड खरीदा मैंने। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को कितने में लिया। तो ऑब्वियसली एज ए बिजनेसमैन मैं मेरी लागत तो नहीं बोल सकता, नहीं बोलूंगा। तो मैंने उसको बोला मैंने 10,000 में लिया। अच्छा। और मुझे 11,000 रुपए चाहिए, 1,000 रुपए मुनाफा चाहिए मुझे। अच्छा। तो वहां पर उसकी थोड़ी सी मेरी बार्गेनिंग वगैरह हुई। भाई अब तो नहीं। एक तीसरा बंदा उसका दोस्त आया। अच्छा। उसने बोला 11,000 रुपए मेरे से मंगा ले। ओके, हाँ। और वो उठा के ले गया वहां से हीरा। हाँ। और उस बात पे वो दोनों की अनबन भी हुई कुछ। अच्छा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। है? जी जी जी। तो मैंने वो हीरा 11,000 में बेचा। दैट इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन डायमंड। और उसके बाद मैंने फिर पलट के नहीं देखा। अच्छा। पलट के नहीं देखा, वो सीधा मैं 11,000 रुपए लाया। मेरे बड़े भाई विजय अग्रवाल जो मेरे भजन सम्राट है वो हैदराबाद के, जी जी जी, और वो मेरे गुरु हैं जी जी संगीत में, मैंने उनके पास लाके बोला भैया ये मैंने 5,000 रुपए कमाए हैं। बराबर। हाँ। तो भाई साहब की जो चेहरे की खुशी थी, हाँ, वो मैं आज बयान नहीं कर सकता। शायद मैं बोलूंगा तो शायद मेरी आंखों में आंसू आ जाए। जी जी जी। बोले बेटा कितना बड़ा काम किया तूने। एंड जस्ट 6,000 रुपीज अ बिग अमाउंट फॉर दैट टाइम, बहुत बड़ा था। तो उन्होंने बोला बेटे ये आप आपके कैश काउंटर में रखो आप। अच्छा। और हर महीने मुझे हिसाब बताना। तो मैंने वो लाके पूजा के रूप में उसको रखा। और उसके बाद सर मैंने कितना काम किया डायमंड का मुझे पता नहीं है, मैं काउंट नहीं कर सकता। मतलब हो सकता है कि लोग कैरेट्स में अगर मैं काम करते तो मैंने शायद ग्राम्स में, किलोज में किया होगा। अच्छा अच्छा। आप जैसा डायमंड का जो आप मतलब पार्किव जैसा वो देखे थे, तो अभी तक आपने डायमंड मतलब कितने कैरेट का सबसे बड़ा डायमंड जो है जो आपने अभी तक सेल किया? उसमें क्या था कि जैसे डे बाई डे जैसे हमारा अचीवमेंट बढ़ता गया डायमंड के अंदर, और शायद ऐसा सब लोग बोलते हैं कि हैदराबाद में जब 95 में मैंने डायमंड चालू किया तो हैदराबाद में कोई होलसेलर नहीं था डायमंड का। हाँ। अच्छा। सब लोग बॉम्बे से मंगा के ही यहाँ की जो मैरिजेस वगैरह में जो डायमंड लगता था, सोलेटर की रिंग लगती थी, नेकलेस वगैरह लगते थे, सब बॉम्बे से मंगवा के देते। जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं वो वहाँ से मंगवाते थे। तो मैंने देखा कि जैसे बहुत एम्बिशियस हूँ मैं, तो डायमंड का काम कोई भी नहीं कर रहा तो क्यों ना हम करें। अच्छा। तो जैसे मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया कि पहला ही मुझे 6,000 रुपये का जो प्रॉफिट का एक गुडविल मिला मुझे, उसके बाद मैंने पलट के नहीं देखा। तो फिर मैं बॉम्बे पैर रखा, और फिर उसके बाद हम लोग डायमंड वहाँ से लाना शुरू किया। और मैंने हैदराबाद का पहला नेकलेस डायमंड का हो मेड फ्रॉम हैदराबाद कारीगर बना के मैंने पहला पीस, एक पीस में एक ही पीस सेल किया। अच्छा। तो ये सब मुझे पुश करता चला गया जी, बराबर, कि यहाँ कोई नहीं है। तो मतलब वहाँ टाइम पे जाके सबको, जैसे घर में किसी के पास शादी ब्याह हो रही है, कुछ हो रही है, तो डायमंड की ज्वेलरी लेना है तो दीपक भाई को याद करते थे लोग। बराबर। तो वो टाइम पे हम लोगों ने काम चालू किया, और भगवान की तरह से इतना अच्छा काम किया। फिर मैं नेकलेस सेट्स बनाना शुरू कर दिया, हारम बनाना शुरू करा, कमर के बड्डे आनम, ये सब बनवाता था मैं, स्टॉक रखता था। बाजार के ज्वेलर्स वाले, मतलब जिनके पास कस्टमर आता था डायमंड का, तो वो मुझसे मंगवाते थे, बेचते थे, और जो हमारे बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से करते थे। तो उसी ड्यूरेशन में मेरे पास एक बहुत बड़ा डायमंड आया था डील के लिए। अच्छा अच्छा। दैट शुड बी 11 कैरेट। 11 कैरेट्स का डायमंड सबसे बड़ा मेरे पास आया था बिकने के लिए। तो वो टाइम पे मैंने एक व्यापारी से डील करवाया था। उसका सबसे बड़ा जो डायमंड मैंने डील करा वो 11 कैरेट का डायमंड। हाँ। उसके बाद फिर 5 कैरेट, 4 कैरेट, 2 कैरेट, तो कंटिन्यू चलते ही रहते हैं, अभी भी चलते हैं। अभी तक का सबसे बड़ा मतलब आपका सेल हुआ है 11 कैरेट का। 11 कैरेट का सेल किया मैंने। बहुत बहुत। आज के हिसाब से आज का ज्वेलरी एंड समझो डायमंड मार्केट का क्या ट्रेंड है आपके हिसाब से?
ट्रेंड पिछले 10 साल में काफ़ी चेंजेस आए हैं। 10 साल में काफ़ी जो लोगों का रुझान डायमंड की तरफ बढ़ा है। पहले शादी ब्याह में तेलुगु रहो, हिंदू रहो, मुस्लिम्स रहो, कोई भी रहो, सब गोल्ड की ज्वेलरी में ज़्यादा रेट था उनका। जी जी। कि भाई गोल्ड है, अप्रिशिएट होता है, हर साल कुछ ना कुछ रेट बढ़ता है, लोगों के पास पहनने के लिए ज्वेलरी भी रहेगी और इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ व्यू से भी गोल्ड खरीदते हैं, जो आज भी चल रहा है। बराबर। ठीक है ना। जब मैंने होश संभाला था गोल्ड में, दुकान पे जाके जब बैठा था, मैं 10th क्लास में था, जी जी, तब गोल्ड का रेट 530 रुपए तोला था। मेरा पहला डायमंड का गोल्ड का एक्सपीरियंस 530 रुपीज। ठीक है ना। आज वो देखिए 60,000 रुपए तोला हो गया है। जी जी। ठीक है ना। तो लोगों का गोल्ड की तरफ रुझान कैसा था कि गोल्ड की ज्वेलरी भी पहनना है और इन्वेस्टमेंट भी था, जो इंडिया की मेंटालिटी है। जी जी। आज दूसरे वर्ल्ड में देखिए अब कितने क्राइसिस वगैरह आ रहे हैं, इंडिया में क्राइसिस नहीं आएंगे। इंडिया को जो सोने की चिड़िया बोला गया है, एंड ड्यू टू दिस ओनली, कि भाई हर एक के घर में कुछ ना कुछ गोल्ड मिलेगा ही मिलेगा। आज छोटे से छोटे घर में भी अगर एक शादी होती है ना, तो 1 तोले की चेन, एक टॉस, एक लॉकेट जरूर लेगा 2 तोले का। तो वो उसका इन्वेस्टमेंट भी है और का पहनाव भी है। जो लेडीज का फर्स्ट लव है गोल्ड पहनना, डायमंड पहनना। ठीक है ना। तो उसके ऊपर लगाते तो वो चलते हैं लोग, उस पर ही करते हैं। तो आज उसका अप्रिसिएशन बहुत मिलता है। अभी पिछले 10 साल में डायमंड के ऊपर रुझान ज्यादा आ गया है, क्योंकि लोगों को अभी प्रेशियस चाहिए, कि फील चाहिए कि भाई मैंने डायमंड पहना है। ठीक है ना। तो उनकी भावनाओं को कैच करते हुए मैंने डायमंड का काम चालू किया था। तो आज डायमंड के अंदर भी भगवान की दया से जैसा 50-50 का रेशो हो गया है। अच्छा। हाँ, गोल्ड भी 50% खरीदते हैं लोग, तो डायमंड भी खरीदते हैं। जो अफोर्डेबल है, जो प्राइसिंग हाइक हुई है एकदम, जैसे डायमंड मैंने चालू किया था 10,000 रुपए कैरेट के भाव का, आज वो 60,000 रुपए कैरेट का भाव हो गया है। अच्छा। गोल्ड जैसे 530 रुपए तोला था, आज 60,000 रुपए तोला हो गया है। तो लोगों का जैसे जैसा रुझान बढ़ा उसके ऊपर, तो काफ़ी इसके अंदर चेंजेस आए हैं। तो अभी डायमंड का जो पार्ट है, और साउथ की स्पेशलिटी है हैदराबाद की, कि तेलुगु लोग जो सबसे हाई क्वालिटी का डायमंड यूज करते हैं, अच्छा, वो यही करते हैं। अच्छा। डायमंड में रुझान रखता है उनका। वो आते हैं, उनका हार चाहिए उनको डायमंड का चोकर चाहिए, डायमंड की चांदबाली चाहिए, डायमंड का वड्यानम चाहिए, डायमंड की चोटी चाहिए उनको। हाँ सर। तो ये सब बहुत लेते हैं वो लोग। अच्छा। उसके साथ साथ दूसरे कास्ट के भी लोग लेते हैं, इसमें कोई नहीं है, बट डायमंड का रुझान तेलुगु लोगों की वजह से काफी लंबा चौड़ा है। हाँ। साउथ में ये स्पेशलिटी है। आप जैसा हैदराबाद ले लो, चेन्नई ले लो, बैंगलोर ले लो, विशाखापट्टनम, दे नीड हाई क्वालिटी ऑफ डायमंड्स। ओके। हाई क्वालिटी ऑफ डायमंड, VVS EF। इसके कंपैरिजन में जैसे अभी लैब ग्रोन डायमंड भी आया है। ये क्या चीज होती है? लैब ग्रोन डायमंड मैन मेड है वो। अच्छा। जैसा एक तो क्या है, डायमंड की रफ साउथ अफ्रीका से आती है, ऑस्ट्रेलिया और आपके रशिया से आती है, तो नेचुरली वो माइनिंग में से निकलती है रफ। उसी को हम लोग पॉलिश करके तराश के, जैसे सूरत में फैक्ट्री है हमारी, तो वहाँ पर हम उसको तराशते हैं, रफ लेते हैं और तराशते हैं। अच्छा। तो डायरेक्ट डायमंड को तराशते हैं। ठीक है। तो उसमें शेप देते हैं डायमंड को, उसके ऑलरेडी वगैरह चेक करके उसका फिर मैनुअल निकाल देते हैं। इसमें लैब ग्रोन में क्या हो गया अभी, कि लैब ग्रोन में होता कार्बन ही है वो डायमंड का, बट उसको स्लाइस तैयार करते हैं पूरे वो। अच्छा। स्लाइस करा के कंप्रेस पे उसको प्रेस कर देते हैं, एक क्यूब बना देते हैं, क्यूब कार्बन का, उसको फिर कटिंग करते हैं। अच्छा। तो डायमंड के शेप में, वो भी डायमंड का शेप है, ये भी डायमंड का शेप है, बट दैट इज कॉल्ड लैब ग्रोन डायमंड। और ये नेचुरल डायमंड। तो अभी भी जैसा मार्केट में आया है लैब ग्रोन डायमंड का, 2-3 साल से पब्लिसिटी कर रहे हैं लोग। लैब ग्रोन डायमंड का भी ट्रेंड अभी काफी चल रहा है, लेकिन लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा। क्यों? सबको नेचुरल चाहिए, रियल चाहिए। साउथ है ये। अच्छा। साउथ में लोगों को पैसा खर्चा करना है और क्वालिटी लेनी है। जैसा हम लोग हमारे जब पहले के जमाने में 18 कैरेट का सोना बेचते थे, आज पुक्का 916 हॉलमार्क आ गया। बगैर हॉलमार्क के कोई खरीदता नहीं है। वैसे ही डायमंड में है साउथ में, कि अगर आप VVS EF का माल दे रहे हो, आप उससे भी बेटर लेना पसंद करेंगे, बट वो रेयर होता है, इसलिए VVS EF इज रनिंग नाउ। और सर्टिफाइड पीसेस आते हैं पूरे, ज्वेलरी बनती है पूरी बॉम्बे में, और पूरे इंडिया में सेल होती है उसके अंदर। आपका कस्टमर सर्विस और सेल्स का कितने साल का एक्सपीरियंस है, और कस्टमर को कन्विंस करने के लिए मतलब क्या स्ट्रैटेजी होती है आपकी? सबसे बड़ी तो क्या है, पिछले 25 साल से रिटेलिंग में हूँ मैं। अच्छा। होलसेलिंग और रिटेलिंग दोनों एक साथ है मेरा। ज़्यादा होलसेलिंग करता हूँ, रिटेलिंग करता हूँ, लेकिन जब बशीरबाग शोरूम है मेन रोड पे, तो सबसे पहले कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इंटीरियर्स अपने। ओके। इंटीरियर्स कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इतने सारे शोरूम है, कस्टमर भी बहुत है,
जरूरी नहीं है वो हर कस्टमर हमारे पास आए, नहीं आए, बराबर। नहीं आए ना, नहीं। या तो पब्लिसिटी करिए बहुत ज्यादा, सही। ऑफर्स दीजिए उनको, ये करिए वो करिए, वो ऑफर्स पे मैं बिलीव नहीं करता। जी जी जी, अपना फेस वैल्यू, अपनी क्वालिटी वैल्यू बिकती है, बराबर। ठीक है। तो जब कस्टमर एक स्ट्रीट पे चल रहा है, शॉपिंग स्ट्रीट पे, और उसको अट्रैक्ट करना है, तो आपका शोरूम का जो एक्सटीरियर और इंटीरियर है, इट शुड बी ब्यूटीफुल। ओके। जो मैं एज ए डिजाइनर मैं डिजाइन करता हूँ, तो मैंने बहुत अच्छा स्टूडियो डिजाइन किया है। अच्छा अच्छा। तो उससे अट्रैक्ट होकर कस्टमर जब अंदर आता है, तो उसके बाद फिर उसको सेकंड उसको अगर अट्रैक्ट करना है, क्वालिटी, क्वालिटी, नो प्राइसिंग, नो प्राइसिंग। अगर आप बाजी की दुकान से कस्टमर आ रहा है और उसको आप अट्रैक्ट करने के लिए, उससे छीनने के लिए आप अपना भाव कम बोल रहे हो और फिर उसको अट्रैक्ट करके बेच रहे हो, दैट इज रॉन्ग ओके। इन माई लाइफ। आप क्वालिटी अच्छी दीजिए, बाजू वाले के शोरूम से ज्यादा पैसे लीजिए, उसको समझाइए कि ये चीज, ये पानी की बोतल है, कंपनी 7 रुपए में बनाती है जी जी, और हमको 8 रुपए में देती है और हम 10 रुपए में बेचते हैं, तो 2 रुपए हमारा अधिकार है कमाने का। जी जी। और वही कोई शोरूम वाला, इसको आप कोई भी दुकानदार को अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को 7 रुपए की बोतल 7 रुपए में ही दे रहा है, रेट टू रेट दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं वो घर कैसा चलाएगा अपना, नहीं चलाएगा ना। दुकान के ओवरहेड्स है, लाइट के बिल्स है, दुकान के काम वालों की सैलरीज हैं, कहाँ से निकालेगा, खुद का घर का खर्चा है। तो कहीं ना कहीं इसमें मैनिपुलेटिंग हुई है, अच्छा, कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिंग हुई कि 7 रुपए की बोतल कॉस्टिंग की 7 रुपए में बेच रहा है वो, यानी कि पानी में कुछ फर्क है, जी जी कुछ ना कुछ है। ये रियल नेचुरल वाटर नहीं है, जी जी, ये मैनमेड वाटर है। फिर जैसे मेरे अभी फर्क बताया मैंने आपको, जी 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 रियल डायमंड और लैब-ग्रोन का, जी जी, तो वो कहानी है। तो बी केयरफुल पीपल हाँ कि आप क्वालिटी बेचो, उसकी बाईबैक गारंटी दो आप 100% की, वो कस्टमर आपका है। बाजू में अगर 60,000 रुपए कैरेट बिक रहा है हीरा, आप 62,000 में बेचोगे, तो जरूर क्वालिटी को देख के लेगा, 62,000 में आपसे लेगा वो। जी, और ऑथेंटिकली आप उसको बॉन्ड पेपर पे लिख के दीजिए आपकी दुकान के लेटरेट पे कि हम ये 10% कम में कैश वापस कर सकते हैं आपका, हम कभी भी अच्छा प्रेजेंट रेट से। अच्छा, और या नहीं, वेट टू वेट एक्सचेंज कर लीजिए आप, तो आपको 1 रुपए का भी नुकसान नहीं है। नए आइटम पे मेकिंग चार्ज लगेगा, डायमंड के बदले आपको डायमंड मिल जाएगा, गोल्ड के बदले गोल्ड मिल जाएगा। वो कब दे सकते हैं हम, जब आपकी क्वालिटी नंबर 1 हो। जी जी, आपका 18 कैरेट गोल्ड है तो 18 कैरेट के पैसे दीजिए, उसको क्या पूरी बात है। डायमंड आपका VVS EF है, उसके पूरे पैसे दीजिए ना आज के भाव के, वो आपका बन गया कस्टमर, वो कस्टमर आपका हो गया, तो वो कहीं नहीं जाएगा। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा ये कि हॉनेस्टी अपनी, जी जी, क्वालिटी की हॉनेस्टी, प्राइसिंग की हॉनेस्टी करिए आप, वो कस्टमर आपका ही है। वो फिर डिस्काउंट वगैरह में नहीं जाएगा, वो ऑफर्स वगैरह में नहीं जाएगा, वो दीपावली ऑफर, वो रमजान ऑफर, इसमें ये डिस्काउंट, नो मेकिंग चार्ज, नो, इम्पॉसिबल है वो, इम्पॉसिबल है। मैं सभी देखने वाले दर्शकों को, कस्टमरों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपके जेन्युइन, आपके हॉनेस्ट ज्वेलर के पास जाइए, वो जैसा बिल बोलता है उससे मान सम्मान का कुछ भी कम कराइए, वो ठीक है, बट विदाउट वेस्टेज और विदाउट मेकिंग वाले जिबिक्स में मत जाइए। वो कोई दुकानदार अपने घर से पैसा निकाल के नहीं देगा, वो यहाँ ऐसे नहीं खाएगा, वो ऐसे फिर आके खाएगा वो। कहते हैं कि हीरे का पारखी जौहरी होता है, तो हीरे को परख करते समय क्या क्या देखना पड़ता है हीरे की परख करते? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अभी तो क्लासेस चालू हो गए हैं काफी, हाँ आजकल तो पूरे लेबोरेटरीज खुल गई हैं, जी, जी। बच्चों को एजुकेट करने के लिए डायमंड की क्लासेस हो रही हैं, जी जी, जो थेरिकल सिखाते हैं, जी जी जी, थेरिकली सिखाते हैं। जैसा मैंने सीखा है डायमंड का, तो प्रैक्टिकल सीखा है, पापा के हाथ पे सिखाया है, बड़े भाइयों ने सिखाया है मुझे, जी, जी। ठीक है। पापा ने हीरा सिखाया तो बड़े भाई ने मोती सिखाया, अच्छा। तो शंकर भाई ने, जैसे मेरे से बड़े वाले भाई साहब ने बिजनेस करना सिखाया मेरे को, बिजनेस करना सीखा, ठीक है। तो वैसे जैसे डायमंड सीखा है हमने, तो हम जब डायमंड हाथ में आता है हमारे, तो हम मैनुअली आई ग्लास लेते हैं, हमारा जो हमारी रोजी रोटी है जी जी, तो उसको खोलते हैं, डायमंड को चेक करते हैं, उसको शेप को, पहले टेबल देखते हैं, फिर साइड का मथाला देखते हैं, फिर गडल देखते हैं उसकी, फिर तलिया देखते हैं। अच्छा, ये सब चीज, ये सब फैसेट्स होते हैं। अच्छा, ये एक डायमंड के अंदर 56 फैसेट कटते हैं, 56 फैसेट्स कटिंग्स होती है 56 नमूने की, हाँ। ठीक है। अभी और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, 58 फैसेट तक भी जा रहे हैं। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया एक बंदे ने, जो 108 फैसेट बनाया है उसने। ओह, हाँ, दैट इज वेरी रेयर।
वेरी रेयर, वो बहुत इम्पॉसिबल है, मतलब माइक्रोस्कोप पे रख के उसको कटिंग करना बट ठीक है, उसने किया, अचीवमेंट किया है, बहुत बड़ी बात है। बट जनरली जो बाजार में मार्केट में अभी जो कटिंग आती है डायमंड की, वो 56 और 58 फैसेट्स की आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायमंड को जब चेक करना है, सेल्स करना है या परचेस करना है, तो सबसे पहले आई ग्लास लेते हैं, लाइट लगाते हैं, व्हाइट लाइट, जो ब्राइट लाइट होना पड़ता है, क्योंकि इसमें कलर भी देखना है हमको। अगर हम इस तरह की येलो लाइट में देखेंगे तो डायमंड येलो दिखेगा, ब्लू शेड के बाजू बैठे तो ब्लू दिखेगा, ठीक है। वैसे हम लोग ओपन लाइट में देखते हैं। जनरली डायमंड देखने का टाइम होता है सवेरे 8 से शाम में 5 बजे तक, जो सूरज की रोशनी में देखा जाता है। अच्छा, दैट इज अ नेचुरल लाइट। ओके। समटाइम को डायमंड को डीप देखने के लिए हमको शोरूम से बाहर निकल के ओपन लाइट में भी डायमंड को देखना पड़ता है, तो उसके अंदर पूरे उनकी प्यूरिटीज पूरी पता चलती है उसके अंदर। अच्छा, ठीक है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, बार बार नहीं निकलना करके एक व्हाइट लाइट आती है, ट्रू लाइट, उसी के नीचे हम डायमंड को देखते हैं। हमारा एक लैब होता है, एक सिटिंग एरिया होता है डायमंड का, उसी में बैठते हैं, उसी के सामने हम डायमंड को देखते हैं। तो उसका टेबल देखते हैं, साइड का पवेलियन देखते हैं, गडल देखते हैं, नीचे का साइड का पवेलियन देखते हैं, और नीचे का फिर तलिया देखते हैं, ग्राउंड। तो उसमें जितने भी फैसेट्स है वो प्रॉपर कटे हुए हैं देखते हैं। फिर क्या होता है, डायमंड के अंदर आप सेंटर से देखोगे तो अंदर आपको अगर कुछ स्पॉट दिख रहा है व्हाइट, तो भी दिखेगा आपको आई ग्लास से, ब्लैक स्पॉट रहेगा तो भी दिखेगा, क्रैक रहा जो हम जीरम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो भी दिखेगी, सब दिखेगी। अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से उसकी वैल्यू काउंट होगी। अच्छा, अगर वो एब्सोल्युटली क्लीन है और व्हाइट लाइट में एकदम एब्सोल्युटली व्हाइट है, तब जाके उसकी ग्रेडिंग करते हैं हम लोग कि वीवीएस है, वेरी वेरी स्मॉल, बारीक, जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जो चलता है। आईएफ क्वालिटी भी आती है, दैट इज वेरी रेयर, इंटरनली फ्लॉलेस। ठीक है ना। और कलर जो है ना, डी से शुरू होता है, डी मतलब ए बी सी तो उसमें काउंट होता ही नहीं है, डी से व्हाइट सबसे व्हाइट होता है, सुपीरियर व्हाइट। फिर ई एफ जी एच तक व्हाइट कलर मानते हैं उसको। अच्छा, फिर आई शेड जैसे लाइट टिंटेड येलो दिखता है, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम आई कलर, तो उसकी वैल्यू डाउन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। वैसे इंक्लूजन भी देखते हैं, अगर नेग्लिजिबल इंक्लूजन है तो वो सुपीरियर क्वालिटी में आ गया, मामूली सा कहीं स्पॉट रहा तो VVS1 की जगह VS1 आ जाएगा वो। अच्छा, VVS2 आ जाएगा, सॉरी VVS1 VS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3। ये पूरे डायमंड की क्वालिटी, डायमंड के क्वालिटीज है, लो रेंज की तरफ जाता है ये। जितने ज्यादा इंक्लूजन रहेंगे उसके अंदर, जितने ज्यादा क्रैक्स रहेंगे, जितने ज्यादा स्पॉट्स रहेंगे, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जितना कलर डार्क होता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये डायमंड की कैटेगरी है। और एक दीपक भाई, आपके हिसाब से एक अच्छे ज्वेलर या डायमंड बिजनेस ओनर में मतलब कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे बड़ी हॉनेस्टी होनी चाहिए। अच्छा, चाहे वो ब्लर फर्स्ट है, छोटा ज्वेलर बड़ा ज्वेलर काउंट नहीं करता। हाँ। पहले के जमाने में आप देखते होंगे कि लोग अपने पुश्तैनी ज्वेलर के पास ही जाके ज्वेलरी खरीदते थे शादी की। जी जी जी। ठीक है भाई, हमारा तो खानदानी ज्वेलर वो है। जी जी। क्योंकि वो विश्वास होता था कि वो अच्छी ज्वेलरी, अच्छा गोल्ड देता है, अच्छा डायमंड देता है। जी जी। उन्हीं से खरीदते थे। ठीक है। और वो ज्वेलर भी चाहता था कि नहीं, जब परमानेंटली सालों साल इनके घर में मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो इनको खराब माल नहीं दूंगा। जी जी। तो इसकी वजह से हैदराबाद के भी रहने दो या कहीं भी रहने दो, जो पुराने ज्वेलर 80 साल 100 साल पुराने ज्वेलर, वो हॉनेस्टी से आपको अपना बना के रखेंगे, क्वालिटी अच्छी देंगे आपको, और कस्टमर वहीं जाएगा सर। अभी धीरे धीरे लोग पैसा लेके आ रहे हैं, मॉल्स खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, वो खोल रहे हैं, बस वो ओनर्स लोग देखते नहीं है। जी जी। दुकान का स्टाफ देखता है, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से बेचते हैं माल, चलता है वो। उसमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है नहीं मालूम। बट मेरा तो ये मानना है कि अपने खानदानी ज्वेलर्स के पास जाके काम करो आप, तो आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं होगा। मतलब फर्स्ट क्वालिटी आप बोलते हैं कि ज्वेलर्स में ऑनेस्टी कंपलसरी है। जी। कि आप जैसे मेरे नवनीत भाई मेरे पास आए घर में बच्ची की शादी के लिए, ज्वेलरी के लिए, मुझे मालूम है कि ये मेरे गुरु हैं संगीत के। जी जी। आप जैसे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। जी जी। तो बड़े भाई साहब के साथ काम किया जी। आपके घर में शादी है, तो मेरा फर्ज बनता है, आपका फर्ज तो है कि भाई मेरे को ज्वेलरी खरीदना है, मेरा फर्ज बनता है कि मेरे को कितनी अच्छी क्वालिटी आपको देना है, ताकि मेरे आपका रिश्ता बना रहे। बराबर, सही बात। अगर क्वालिटी अच्छी दिया, मैं प्राइस रिजनेबल दिया आपको, तो आपका मेरा जन्मों जन्मों तक रिश्ता रहेगा। आप बोलेंगे, आपकी जनरेशन को बोलेंगे कि नहीं, दीपक भाई की दुकान से ही माल लेना है आपको, ये लेना है। ये होता है, ये हॉनेस्टी से होता है। बाकी का आप एग्जीबिशन लगाओ, कुछ भी करो, क्या भी बेच के निकल जाओ, कोई क्वालिटी रेटिंग नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस पे मैं भरोसा नहीं करता। अच्छा। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है कि 2-5 चीज अट्रैक्ट होकर मैं मंगवाई तो पूरी डुप्लीकेट ही आई है।
ओहो। तो बेटर मैं तो ये बोलूंगा हिंदुस्तान की जनता से कि डोंट बिलीव ऑन ऑनलाइन, जस्ट गो टू योर ज्वेलर, योर कपड़ा वाला, योर सब्जी वाला, योर अनाज वाला, गो एंड सेलेक्ट देयर। उसका भी घर चलेगा, दुकान चलेगी उसकी भी, और आपकी हॉनेस्टी को देखे वो भी अच्छा माल देगा आपको। सही है, सही। और आप उससे मान लोगे आप। तो मेरा ये सबको एक संदेश है। जी जी जी। आपकी कस्टमाइज डिजाइन में क्या एक्सपर्टीज है? मतलब आपके पास जैसा बनवारी लाल जेम्स एंड ज्वेलर्स, तो कस्टमाइज डिजाइन आजकल जैसा काफी कस्टमर्स आके अपना बताते हैं ये चाहिए, तो आपकी एक्सपर्टीज किस में ज्यादातर? दोनों है। जैसे एज ए डिजाइनर काम करता हूँ मैं। जी जी। ज्वेलरी में डिजाइनर, क्योंकि शुरू काफी लोग हैं जैसा ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ माल लाते हैं, बेचते हैं, करते हैं, वैसे हम भी करते हैं। लेकिन समटाइम एक पैशन होता है दुकानदार का, जैसा मेरा है कि मैं कुछ मेरी पसंद की चीज़ कस्टमर को बेचूं। तो वहाँ जाके हम डिज़ाइनिंग करते हैं बैठ के। ओके ओके। पूरा स्केच करते हैं उसका। हाँ। फिर आजकल कैड कैम की मशीनें आ गई हैं। अच्छा। कैड पे उसको फिर डिज़ाइन करते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसका रबर मोल्ड बनता है। फिर कस्टमर से जैसे हम पहले उसको बोलते हैं कि आपको जितना डिस्प्ले में लगा है हमारे पास सामान, वो बताते हैं। वो बोलता है कि नहीं, कुछ अच्छी चीज़ चाहिए, डिफरेंट चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान की टेंडेंसी है कि बाजू वाली लेडी अगर एक नेकलेस पहन रही तो मैं नहीं पहनूंगी, उसने ये साड़ी पहन ली तो मैं नहीं पहनूंगी, दूसरी पहनूंगी। उससे अच्छी सेम नहीं चाहिए, उससे अच्छी चाहिए, एक जैसा नहीं पहनते। तो वहाँ जाके हम हमारी डिज़ाइनिंग लाते हैं फिर बीच में कि मैडम ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा हमारा डिटेलिंग का, आपको कुछ स्पेशल चाहिए तो मैं आपको डिज़ाइन करके दूंगा। तो हम लोग उनको 3-4 स्केच पे डिज़ाइन करके, मेरे आर्टिस्ट हैं मेरे साथ, रफली मैं उनको प्रमोट करता हूँ, तो वो लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर कस्टमर से पास करवाते हैं। कस्टमर अगर पैशन है खरीदने का कि मुझे डिज़ाइनर पीस पहनना है और 10-15 दिन का टाइम है उसके पास 20 दिन का, तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर अट्रैक्ट होकर बना के हमसे लेगा। और फिर हम वो टाइम पे थोड़े मोल्ड भी रहते हैं कि भाई आपका बजट कैसा है। आप बोलेंगे 100 ग्राम सोना ही लगाना है इसके अंदर और 10 कैरेट डायमंड ही लगाना है, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो अप टू द मार्क करके कस्टमर को कस्टमाइज डिज़ाइन करके भी देते हैं हम लोग। तो उसको सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने डिज़ाइनर पीस पहना है, जी जी, नया पहना है, कंपैरिजन नहीं आता। फिर एक पार्टी में जाते हैं ना तो देखते हैं कि वो एक दूसरे की क्या पहनी है, क्या हिंदुस्तान की टेंडेंसी है। डोंट माइंड। नहीं बराबर है। और एक है दीपक भाई, मतलब जैसा आपने बताया कि बहुत से दुकान हो गई, बहुत सब चीज़ हो गई, तो आप रिपीट कस्टमर्स के लिए क्या करते हैं और आपका कस्टमर रिटेंशन का मतलब रेशियो क्या है? रिपीट कस्टमर, हाँ रिपीट कस्टमर्स है, मतलब जितने कस्टमर्स एक बार आए वापस रिपीट है, कैसा है क्या है ये क्योंकि ये आजकल जैसा अभी कंपटीशन हो गया यानी तो ऑफर्स हो गए, उसमें मतलब कस्टमर भटक जाते हैं, तो अपना क्या रेशियो है रिपीट कस्टमर्स का? एक बार आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये वाला। हाँ, जब एक कस्टमर आपके पास आ गया, हाँ, और आपने उसको हॉनेस्टी से उसका बिलिंग किया, क्वालिटी दिया, आपने सब कुछ दिया, वो आपका बन गया। अच्छा, अब क्या होता है, वो सेकंड टाइम खरीदने के लिए आता है। आपने कहा कि जैसा सेकंड टाइम रिपीटेशन क्या है, हाँ उसका आज मार्केट में इतना बड़ा डिजाइनिंग हब हो गया है हर जगह, वो जाएगा जरूर देखने के लिए। अच्छा, वो जाएगा जरूर देखने के लिए कि दीपक भाई के पास ये स्टॉक है, इतना ही है, और देख के आते हैं। अच्छा। देखेगा जरूर, लेकिन वहां पर भी आपकी हॉनेस्टी काम में आएगी। वो डिजाइन देख के मुझे ऐसा बना के दो करके आपके पास ही आएगा। अच्छा। तो उसी को बोलते हैं खानदानी ज्वेलर। कि उसको विश्वास है कि लास्ट टाइम की नेकलेस ने दीपक भाई ने ये दिया था, ये गोल्ड बोला था वही है, ये डायमंड बोला था वही है, प्राइसिंग भी बहुत रिजनेबल लगाई थी। तो ठीक है, हर एक दुकानदार के पास उतना स्टॉक नहीं होता कि जो जितना इंडिया में चल रहा हो, वर्ल्ड में चल रहा हो, उतना तो कैपेसिटी नहीं होती ना। तो ठीक है, कस्टमर को हम भी बोलते हैं कि आप जैसे एक रिलेशन मेंटेन हो जाता है, दीदी भाभी जी जैसे बोलते हैं, और जनरली लेडीज ही खरीदती है ज्वेलरी। तो भाभी जी आप देख के आ जाइए, आपको कहीं डिजाइन पसंद आ रहा हो तो देख लीजिए आप, ठीक है, और आपको वहाँ पसंद आ रहा है तो लीजिए। अगर आपको सेटिस्फेक्शन है उसकी प्राइसिंग वगैरह में तो आप लीजिए, नहीं तो आप वो डिज़ाइन हमको बता दीजिए या गूगल पे सर्च कर लीजिए, बराबर है, हम आपको बना के दे देंगे। तो अगर वो देखेगा कस्टमर जरूर, हर जगह जाके देखेगा, उसके पास चॉइस है, बहुत बड़े बड़े चॉइस है, ठीक है ना, वो देखेगा जरूर। लेकिन जब आपकी हॉनेस्टी, जो पहला वर्ड मैंने बोला है, वो काम आएगी ना, तो वो डिज़ाइन आपके पास आके बनवाएगा, आपके पास ही बनवाएगा, क्योंकि उसको बायबैक की गारंटी मिल रही है 100%। बराबर।
दीपक भाई, आपके अपने बिजनेस को लेकर मतलब एक फ्यूचर गोल्स क्या है आपके? फ्यूचर, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। नहीं, वही तो, आपके फ्यूचर गोल्स मतलब क्या है? करना है, जैसे मैंने पहले 4 कमर में ज्वेलरी बेची, हाँ। फिर बशीरबाग एबिट्स पे आया, हाँ। एबिट्स को कवर किया, बशीरबाग पे किया, अभी बंजारा से है, हमारे भाइयों के शोरूम्स वगैरह सब हैं। अच्छा। तो इस तरह हम आगे बढ़ना है। फिर बॉम्बे किया मैंने काम। अच्छा। मेरी फैमिली में से पहला काम विजय भाई ने जैसा पल्स का किया था बॉम्बे से, वैसा मेरे डायमंड का स्टार्ट किया है। सूरत में काम किया है हमने, तो हम धीरे धीरे ऐसा आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग अब इंटरनेशनल भी जाने लगे हैं। अच्छा। मेरा बेटा एक्सपोर्ट में है पूरा। अच्छा। टोटली पिछले 10-8 साल से, तो वो अमेरिका देखता है, दुबई देखता है। तो हम लोग ऑब्वियसली एक्सपेंशन तो चाहेंगे आगे बढ़ते जाएं और कोशिश है एक ब्रांड वैल्यू तैयार करके भी वर्ल्ड वाइड भी बेचें हम माल। बराबर। ब्रांड वैल्यू जब भी बनती है जब आपके पास क्वालिटी हो। हाँ, एडवर्टाइजमेंट करने से, ये करने से, वो करने से मुझे नहीं मालूम, वो ठीक है, पब्लिक करने के लिए करना पड़ता है, बट आप क्वालिटी बेचिए, आप तो वर्ल्ड में कहीं भी माल बेच सकते हैं। और हमारा एम्बिशन है कि हमको करना है वर्ल्ड वाइड काम, और कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। पूरा वर्ल्ड तो नहीं किया, सम सेक्टर ऑफ वर्ल्ड किया है, चालू किया है, और भगवान की दया से, बड़े भाइयों के, पिताजी के आशीर्वाद से सब कर रहे हैं हम काम, और हम आगे बढ़ना और चाहेंगे। और क्लाइंट कोई भी कम करना नहीं चाहेगा, और बढ़ता जाएगा। हाँ, हम एग्जीबिशंस करते हैं अमेरिका में। अच्छा। ठीक है। बाकी जो हमारे हैदराबाद के इंडियंस हैं जो वहाँ शोरूम खोले हैं, दैट इज ऑल तेलुगु, बहुत अच्छा काम है उनका। अच्छा। तो हम लोग उनके साथ एग्जीबिशंस करते हैं, वहाँ पर बैंक्वेट हॉल में करते हैं। उन लोग एक एरिना लेते हैं, उसमें एग्जीबिशन करते हैं, और एक्सपोर्ट पूरा वाइट का काम है, एक्सपोर्ट लगा देते हैं उनको, एग्जीबिशंस करते हैं, उनके साथ मिलकर कस्टमर को कन्विंस करते हैं, माल भी बेचते हैं डायरेक्ट रिटेल में, और फिर बाकी का माल हम एक्सपोर्ट में लगा के उनको दे के आते ही करते ही हैं काम। और पिछले 7-8 साल से हम कर ही रहे हैं काम। हाँ। आप अपनी मतलब स्ट्रेंथ क्या मानते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है? फैमिली। हाँ। फैमिली का जब तक आपको पुश नहीं मिलेगा, हाँ, जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ खड़ी नहीं कर सकते। आप अपने दम पे कितना भी कुछ भी कर लो, ओवरऑल आपको फैमिली में ही जाना है वापस। अगर वो फैमिली खुश नहीं है वो चीज़ से, तो क्या करोगे कमा के आप? ठीक है, अपनी रोजी रोटी के लिए ऊपर वाला पैदा किया तो देगा अपने को, बाकी आपको जब स्ट्रेंथ बढ़ानी करनी है तो फैमिली का साथ सबसे बड़ा होता है। आप अपना मतलब स्ट्रेंथ, आप अपना परिवार जो है पूरा आपका स्ट्रेंथ एप्रिसिएशन है ना। हाँ। परिवार है, भाई बंद है। दीपक के काम जैसा मैं बताया ना, बड़े भाई साहब ने मेरे को, जब मैं 6,000 रुपये कमा के गया, बेटा बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये आप आपके पास रखो, ये पूजा के जैसा है आपके लिए, और इसके अंदर आगे बढ़ते जाओ। तो उनका मेरे को आशीर्वाद मिला, और आज मैं डायमंड में काम कर रहा हूँ बहुत बड़ा। ये मेरा सबसे छोटा स्मॉल था। तो वही फैमिली की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम खुश हैं मन से, पहले फर्स्ट हम खुश हैं, आपके पास हॉनेस्टी है, तो आप कोई गलत काम नहीं करोगे। वो है, और आप मन से खुश है, फिर फैमिली खुश है, फिर हमारे रिश्तेदार खुश हैं, दोस्त खुश हैं, मिलने जुलने वाले खुश हैं, कस्टमर खुश हैं। ये स्ट्रेंथ होती है, एक स्ट्रेंथ होती है। एक आदमी जब एक नेकलेस एक कस्टमर को बेचता है खुद के मतलब एफर्ट से, और वो कस्टमर खुशी से लेके जाता है, वो सबसे बड़ा अवार्ड है। सबसे बड़ा अवार्ड है वो वाला। क्यों? वो कस्टमर जो पैसा दे रहा है उसके साथ 10 फिल्में चल रही है पीछे सर, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेंथ है हमारी। ये स्ट्रेंथ है हमारी। ओके, ये स्ट्रेंथ हो गई। देखिए, और एक है, आप अपनी वीकनेस क्या मानते हैं कि ये मेरी वीकनेस है भाई, इसमें मुझे थोड़ा काम करना है, इसको मेरे को थोड़ा मतलब ऐसा है, आप अपनी एक वीकनेस क्या मानते हैं? आदमी को कभी भी कोई भी फील्ड में हार नहीं माननी चाहिए। जैसे मेरे फादर 75 इयर्स की एज तक भी काम करते करते ही चले गए, कभी वो बिस्तर पे सेरेडॉन गोली भी नहीं लिए। तो उनका एक ही मोटो था कि चलते रहना है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, चलते रहना, कभी खामोश मत बैठना। जिस दिन आदमी खामोश बैठ जाएगा, बिस्तर पकड़ लेगा। नहीं, एक वीकनेस जैसा, अरे भाई जैसा मेरी एक वीकनेस है, मेरे को इसको डेवलप करना है, मेरे को मतलब ये मेरा वीकनेस है, ये तो ऐसा क्या लगता है कि आपकी ये वीकनेस है? नहीं, मैं कोई चीज़ को मैं वीकनेस मैं नहीं मानूंगा। अच्छा। कोई भी चीज़ की वीकनेस मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। जब तक आपके इरादे
दृढ़ है, हाँ, संकल्प ये आपका मेरे को घट है। सुधारना है। हाँ, ये हम अपनी मेरी क्वालिटी weakness है। में हम बेटर से बेटर करना चाहेंगे, फिनिशिंग में करना बिजनेस से चाहेंगे। रिलेटेड तो हो गया, मतलब ये आपकी पर्सनल में भी ये मेरी वीकनेस है भाई, ये मैं इसको सुधारना चाहूंगा। हेल्थ को सुधारूंगा मैं। हाँ, तो जैसा हेल्थ का है, हेल्थ अभी सुधारूंगा। कुछ भी जो भी आपके हिसाब में लगा है कि अरे जैसे- मेरी वीकनेस है, ये मैं इसमें काम करना चाहूंगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ जी, तो उसमें क्या है, जैसा यंग एज के अंदर में जैसा काम करता गया, आज ये भगवान की दया से ये मुकाम पे आके मैं ठहर गया। जी जी। ठहरा नहीं हूँ मैं, चल रहा हाँ, हूँ। चल। ठीक है, आज धीरे धीरे एज के हिसाब से चलता है, थोड़ा सा आती है, लेकिन फिर भी करते जाना है। जी। तो अब क्या करना है, जैसा एक एज क्रॉस होती है ना, देन आदमी फैमिली के लिए तो सोचता ही है, कमाने के लिए सोचता ही, हेल्थ पे भी सोचना है। जी जी अगर आपकी हेल्थ अच्छी करते जा रहे हो साथ के साथ, तो अगले 100 साल तक भी आप कमा सकते हो, जी, आगे बढ़ सकते हो। बराबर। तो एक ही वीकनेस आती, अगर आप वीकनेस का पॉइंट पूछा तो बताऊंगा, वीकनेस नहीं बोलूंगा, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो, अपनी हेल्थ पे, अपने माइंड पे, अपने दिल पे काबू रखो, जी और अपने डिजायर्स पे काबू रखो। जी जी ठीक है, कोई बैड हैबिट मत पालो, जी जी बैड हैबिट मत पालो ना। जी जी। भगवान ने इतने खूबसूरत खूबसूरत पेड़ दिए हैं, फूल पौधे दिए हैं, संतरे मौसमी सेब दिए हैं, वो खाइए ना, नेचुरल दिया है। जी जी नॉनवेज की तरफ मत जाइए ना, लिक्कर की तरफ मत जाइए, गुटखे पान शराब की तरफ मत जाइए, आप लोग मत जाइए, मत करिए, और आगे बढ़ते जाइए ना। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप कमा रहे हो 100 करोड़ रुपया 60 साल की उम्र तक, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया आपने, और 100 करोड़ कमा के रख लिया आपने, बाकी 60 साल के बाद जो बीमारी पकड़ेगी आपको, आपकी बैड हैबिट्स की तरफ से समझ लो, आपकी वीकनेस की तरफ से समझ लो, फिर वो पैसा जाके उस पर खर्चा होगा सर, उस पर खर्चा होगा। तो क्यों ना अपनी वीकनेस जो है कि हेल्थ को ठीक करना है, उसको हेल्थ ठीक रखिए आप, उसको मैं तो हेल्थ ही दूंगा उसका। ओके, आपकी टीम कितनी है और टीम को मोटिव रखने के लिए आप क्या करते हैं, मतलब क्या स्ट्रेटेजी है आपकी टीम की? अभी टीम कितनी है आपकी? जैसे अभी जैसे दुकान के अंदर मेरा पर टोटल जैसा ओनर्स का स्टाफ, मेरी पर्सनल मेरे जो मेरा डिपार्टमेंट है, जी उसके अंदर हम लोग 10 लोग पूरे मिलकर काम करते हैं। अच्छा, मैं और मेरा बेटा है और मेरा स्टाफ है। जी जी 10 जनों का तो दुकान का स्टाफ है, 10 जो लोगों पूरा का। देखता जी। है, जो सेल्स परचेज देखता है, अकाउंटेंट है, और आपका माल शो करना, लेके जाके मार्केटिंग करना, सब वो है हमारा। क्योंकि ये बिजनेस का वैल्यूएबल बिजनेस है, तो हम जल्दी से किसी भी अनजान आदमी पे भरोसा नहीं कर पाते। बराबर। तो हमारे जो हॉनेस्ट पीपल है, तो उसको ही हम लोग इनकरेज भी करते हैं, उनको ही प्रमोट करते हैं। जी जी। अब रहा कि उन स्टाफ के बारे में क्या सोचते हो, नहीं सोचते नहीं, मतलब आपकी टीम कितनी है, उनको मोटिव रखने मोटिव के हाँ, रखने के लिए उनको बस हाँ। उनको अप्रिशिएट करिए, मोटिव रखने के लिए स्टाफ को, कि वो जो काम करता है उसको अप्रिसिएशन दीजिए आप। हाँ वही, मतलब हाँ, क्या वाह स्ट्रेटेजी? तुमने कितना अच्छा काम किया है, हाँ। वो खुश होता है। तो जब वो खुश होगा ना, तो हमको भी खुशी देगा। बराबर। अकॉर्डिंग टू उसके काम के हिसाब से उसका आप सैलरी दीजिए, वो उसको भी अपना घर चलाना है, जी जी तो वो भी दीजिए आप उसको, वो हैप्पी रहेगा, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जी। और लकीली पिताजी के टाइम से हमारे पास एक एक आदमी 35 साल काम किया है, 40 साल काम किया है। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, अभी मेरा जो स्टाफ है 15 साल पुराना स्टाफ है, अच्छा, वो अभी छोड़ के नहीं जाता मेरे पास से छोड़ के। हालांकि बाजार का ट्रेंड है, ऑफर हाँ, देते हैं लोग कि मेरे पास आ जा, ये हाँ। बोलते नहीं सर, हमारा सर अच्छा है, हमारे साहब अच्छे हैं, जी, जी। हमको बहुत अच्छा रखते जी। हैं। वो बहुत बड़ा एक हमारे लिए अवार्ड है। तो वो टीम वर्क का काम है, तो हमको भी पता है कि उनके बगैर हमारा काम चलना नहीं है, तो हम लोग उनको अच्छा रखना ही पड़ेगा हमको। बराबर। हर कभी उनकी डिमांड आती है, कोई चीज़ की आती है, किसी तरह से भी आती है, तो हेल्प करने से वो खुश रहते हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे आपको। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है मेरी। ओके, तो दोस्तों दीपक जी अग्रवाल के साथ बहुत सारी बातचीत हुई है, तो बहुत सी चीज़ें डायमंड ज्वेलर्स और गोल्ड ज्वेलर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई है। तो जितने भी गोल्ड वाले हैं, ज्वेलर्स वाले हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितने भी गोल्ड और डायमंड खरीदना चाहते हैं, पहले ये वीडियो बताइए कि कैसा रहता है, क्या रहता है, उसके बारे में बहुत कुछ आपको इसमें मालूम पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो पे पधारे, आप समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं लोगों में अवेयरनेस लाऊं अपनी क्वालिटी के लिए, हर चीज़ के लिए, ज्वेलरी के लिए। जी जी। तो मैं जितना कोशिश किया मैंने बताने की, मैंने बताई है। जी। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप
मजा करिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। राइट राइट।